चलिए गाइस, आज पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 10 सेलिना पब्लिशर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो कि है फोर्स। बहुत इजी चैप्टर है बट आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है हमारा मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दो तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, तो फिर ये दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन? देखो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, एक कॉपी पे रुकिए आप, अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस आपको दिमाग लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपका लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो ये है एक बॉल, ठीक है, ये आपकी बॉल है, ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस पे जाती जा रही है, कोई उसे रोक नहीं रख रहा, कोई फोर्स नहीं लग रही उस पर। ठीक है, वो जाती जा रही है, ना कोई ऑब्स्टेकल है उसके रास्ते में। तो फिर वो फोर्स, लीनियर मोशन का मतलब होता है वो फोर्स जो कि चलती जा रही है, वो मूव करने के लिए एकदम फ्री है। स्ट्रेट पाथ में वो बॉडी चलती जा रही है, ना कोई कर्व्ड पाथ है, ओनली स्ट्रेट पाथ में वो बॉडी चलती जा रही है। जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करोगे उस तरफ की फोर्स में वो चलेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं हम रोटेशनल मोशन पे। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? कंसिडर करो ये एक बॉडी, ठीक है, कि मैंने एक बॉडी बना दी है, ये पाइवटेड है पॉइंट ओ पे। ठीक है, एक पॉइंट पे पाइवटेड है, एक पॉइंट पे। ठीक है, इट इज पाइवटेड ओनली वन पॉइंट। मतलब जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा ना, ये मूव नहीं करेगी। ये मूव करने की डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लो जिस एक्सिस पे हम इसकी वो लगाएंगे फोर्स, उसी एक्सिस में रोटेट करेगी। ओनली इन दैट एक्सिस इट रोटेट्स द बॉडी। मीन्स किस तरह से बताऊँ? हाँ, व्हाट इज पाइवटेड पॉइंट? हाँ देखो, रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन देखो इसके नाम में ही है, रोटेशनल मोशन मतलब रोटेटरी मोशन, जो कि मोशन इस तरह से रोटेट कराओ, इस तरह से। वो उसमें क्या आता है आपके लीनियर मोशन में, जो स्ट्रेट जा रही हो, जिसपे जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव करने के लिए एकदम फ्री हो। ठीक है, ये बॉल थी, ये फ्री जा रही थी, ना इस पर कोई फोर्स है ना कुछ लग सकता है। ठीक है, तो फिर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करी जाती थी। बट इन रोटेशनल मोशन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ रोटेटरी डायरेक्शन विद द अप्लाइड फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मान लो एक व्हील है, ठीक है, व्हील है, ये एक सेंटर पर पाइवटेड है, ये पाइवटेड है सेंटर पे। ठीक है, टेंजेंशियली जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर ये जो रिम है, देखो इस तरह से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हम, तो फिर इस तरह से जाएगी मूव करके, ये व्हील इस तरह से मूव करेगी पाइवटेड पॉइंट पे, सेंटर पे से ये ऐसे मूव करेगी। सिमिलरली आप कैसे बताऊँ मैं आपको, डोर है, आपका दरवाज़ा है, उसके हैंडल पर जब आप ऐसे पुश करते हो तो फिर वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है ना, ऐसे करके खुलता है, ऐसे तो है नहीं। मान ले डोर है, सारे डोर्स के हैंडल यहाँ पर लगे होते हैं। किसी का देखा है आपने हैंडल यहाँ पे लगा है बीच में? देखा है किसी का? नहीं ना, यही यहाँ पर इसलिए लगे रहते हैं जिससे कि हिंजेस जो हैं डोर के, मतलब रेस्ट मीन्स एक्सपेंड हो जाए, उसमें रास्ता बन जाए। नाउ आता है हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, देखो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसकी शेप ना इरेगुलर होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पाइवटेड होता है इस पॉइंट पे, बीच वाले पे, इस तरह से रोटेट करता है। अब भैया एक बात बताओ, मान लो मैंने ये जो इरेगुलर शेप है यहाँ पर ये रख लिया, तो फिर भैया ऐसा तो है नहीं ये टिक जाएगा, ये कहीं इधर घूमेगा तो फिर इधर घूमेगा, ये कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही ना। अब मान लो मैंने रख दिया इसे यहाँ पे, तो फिर जब भी कहीं पे गिरेगा, बताओ अब कैसे गिरेगा? अब ये बताओ मेरे को, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, 2 मिनट में। जैसे ही हम इस पे लीनियर मोशन लगाएंगे ना, ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है। वाई?
इट फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर शेप और साइज। इसकी साइज देखिए आप इरेगुलर है, इस तरह की शेप और साइज है जिससे कि बॉडी अपने वर्टिकल एक्सिस पे पास होके पॉइंट ओ पे मतलब मूव नहीं कर सकती। तो फिर जो आप डायरेक्शन देख रहे हो ना एरो में, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन देख रहे हो ना एरो में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इधर क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। नाउ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स: the magnitude of the force applied, the perpendicular distance of the line of the action of the force from the axis of rotation or pivoted point. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये शायद 2014 या 15 में आया था। तो फिर इस क्वेश्चन पे ना आप डबल टिक कर देना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार ये क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी तरीके से आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आता है, क्वेश्चन आंसर के रूप में, फिलअप के रूप में, मैचिंग, मतलब किसी भी रूप से आ जाता है। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ चैप्टर की मेन बात, इस बात पे ध्यान देना, मोमेंट ऑफ फोर्स। जो बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होता है वो दो चीज़ के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज़ द मेन पॉइंट इन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं टॉर्क, उसकी वजह से रोटेट करती है, दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। ये बॉडी है पाइवटेड पॉइंट, इसी की वजह से, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से आपकी बॉडी रोटेट करती है। दिस क्वेश्चन कैन कम डैट वैन, मतलब बॉडी किस चीज़ से रोटेट करती है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मीन्स जो बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होता है वो एक चीज़ की वजह से होता है, उस पर एक मोमेंट ऑफ, उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। गाइस देखिए, आप बस ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी ना मैं अपने टैब से वीडियो बना रखी हूँ, एक पेन होल्डर के ऊपर इसको रख के। अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने लग जाऊँगी, और मीन्स अच्छे से वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, आपको ट्राईपॉड भी खरीद लूँगी एक। तो फिर प्लीज़ गाइस बस मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन। ये ना इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये ना आपका किसी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें सीखना है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स NM, दैट इज कॉल्ड न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये CGS यूनिट, CGS सिस्टम, ये कुछ नहीं करना आपको। ये तो अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लॉकवाइज एंड एंटी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको चैप्टर के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना ही करना है। ये नहीं कि बच्चे ना एग्जाम से पहले दिन ही बुक उठा लेते हैं, भाई पहले दिन ही महारथी बनने की कोशिश करते हैं। भाई अब एक दिन पहले कौन महारथी बन जाएगा? देखो मैं बता रही हूँ, साइंस और मैथ्स बहुत बच्चों को टफ लगती है, स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। देखो अगर आपको मैथ्स आ गया ना तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपके बाएं हाथ के खेल है। बस आपको क्या करना है? फोकस करना है। फोकस इज द मेन पॉइंट। नाउ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सी, फर्स्ट थिंग इज क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑलवेज पॉजिटिव में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से आपके बोर्ड्स में एक चीज़ आनी है, और वो किसी भी तरीके से आनी। नाउ आपको कॉपी पर अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। नाउ व्हाट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये है आपकी क्लॉक, इस तरह से चलती है सुई, इस तरह से मान लो इस तरह से चलती है सुई, ठीक है। अगर बॉडी का टर्न एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने का है बॉडी को, सो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। अब भाई तुम्हें ना कुछ बालकों में तो इतनी बुद्धि होती है,
दीदी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, दीदी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। भाई इतनी बुद्धि नहीं आई। क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन, देखो घड़ी को उल्टा कर दो, इस डायरेक्शन में चलेगी, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सीधी जो क्लॉक डायरेक्शन में चलती है ना उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं हम हमेशा पॉजिटिव में। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट कैन बी आस्क्ड दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर। सो वेक्टर क्वांटिटी वैसे पक्का नहीं पता बट आप इसको कर लें। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पढ़ लिया था। डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, व्हाइल दैट ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द रोटेशन इनवर्ड्स, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है देख रहे हो, इसके अलोंग होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होता है ऑब्जर्वर की तरफ, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो ऑब्जर्वर के इधर की तरफ। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, on applying a force on a pivoted point, its direction of rotation depends not only on the direction of force but also on the point of application of the force. Thus the direction of a body can be changed by two ways. तो फिर सिंपल से फंडा है, इतना सब कुछ समझाऊंगी नहीं, शॉर्ट में समझाऊंगी। जो बॉडी जब रोटेट करती है उसकी डायरेक्शन को हम दो तरीके से चेंज सकते हैं। अब वो तरीके कौन कौन से हैं? बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स shows the anti-clockwise and anti-clockwise moments produced at the disk pivoted at its center by changing the point of application on the force F from point A to point B. Now पहला तरीका कैसे है चेंज करने का? देखो, हम फोर्स की एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे दीदी एप्लीकेशन क्या होती है? देखिए, ये फिगर 1.4 है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। आपको मैंने बताया था क्लॉकवाइज मूवमेंट तो इस तरफ चलती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नीचे से ऊपर चलती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऊपर से नीचे, इस तरह से। तो ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क ए, दिस इज ऑल्सो डिस्क ए। क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव में लेते हैं, बताया था, एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव में। मैं साथ में आपका रिकैप भी कराती जाऊँगी, ठीक है। ये डिस्क बी, दिस इज फोर्स लग रहा है इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो फिर डिस्क के पाइवटेड है सेंटर पे। जैसे हम इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है फोर्स लगाना। एफ से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना, ठीक है, इतना कुछ लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। बाई अप्लाइंग फोर्स लाइक एग्जाम्पल दे के आ जाना इसी डिस्क का, ठीक है, बना के आ जाना, पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, गारंटी है, ठीक है। नाउ सेकंड इज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स shows the anti-clockwise and clockwise moments produced on a pivoted axle by changing the direction of force F at the free end of the axle. Now देखो ये क्या है, कोई बता सकता है मेरे को क्या है? नहीं पता। ये है एक्सल, आपकी व्हील एक्सल होती है ना, इस पर हम इस तरह से डायरेक्शन लगाएंगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पाइवटेड एक्सल पे फोर्स लगाएगा। मतलब एंड का जो फ्री एक्सल है, मतलब जिस तरह से वो फ्रीली मूव कर सकता है उस तरफ से ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है, क्योंकि मुझे पता है 100% बोर्ड्स में पूछता है, क्योंकि मैंने बोर्ड्स दे चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स में एक क्वेश्चन आया था मेरा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई मेरे को तो, मैं तो लिख के आ गई थी, कौन सा लिख के आई थी मैं? एक तो मैं लिख के आई थी स्टीयरिंग व्हील वाला, एक मैं लिख के आई थी शटिंग डोर वाला, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ डोर वाला। यह आपका डोर है, यहाँ पे होता है आपका हैंडल, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिंजेस लगी होती हैं, इस तरह से कुंडी लगी होती है ना, इस तरह से यहाँ पे कुछ लगी होती है हिंजेस, ठीक है। तो फिर जब हम डोर को शट करते हैं, फिर डोर को खोलते हैं, तो फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसा? जब हम डोर को ऐसे बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं पुश हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम डोर को क्लोज करते हैं, एंड पुल जब हम डोर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके हैंडल पी पे एक फोर्स लगता है,
क्या है वो फोर्स, एफ फोर्स लगता है, ठीक है। ये हिंजेस हैं, इनसे बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है वो फोर्स, बहुत दूर से खींचते हैं। भाई किसी का देखा है कुंडा यहाँ पे लगा हुआ, नहीं लगा हो सकता बेटा। आपने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी, ठीक है, जब आप एक पॉइंट पर, मतलब ये हिंज है आपकी, आर मान लो इसे, ठीक है, तो फिर जब आप इस पर फोर्स लगाते हो तो फिर आपने देखा होगा कि जब आप खोलते हो इतना ज़्यादा फोर्स लगाने की, इतनी ग्रेटर फोर्स अप्लाई करने की आपको कोई नीड ही नहीं होती। क्यों, कोई बता सकता है? नहीं पता, क्योंकि ये जो आर है, हिंजिस के पास जो फोर्स है, आर के पास जो फोर्स है ना, उसका टॉर्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। सो टॉर्क इज जीरो नियर द हिंजिस आर, सो डैट आपको मैक्सिमम वो करने की, फोर्स करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दैट इज द रीज़न जो हैंडल होता है वो डोर के फ्री एंड पे प्रोवाइडेड होता है, बिल्कुल कोने में। क्यों? जिससे कि छोटी सी फोर्स लगा के हम लार्ज परपेंडिकुलर मीन्स इतना सा डिस्टेंस को भी हिंजेस को आराम से खोल सके, ठीक है, जिससे कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो और हम डोर को शट एंड ओपन इजीली कर सकें। नाउ स्टोन फ्लोर ग्राइंडर का बताती हूँ, तो फ्लोर ग्राइंडर का आप करना चाहते हो या नहीं? मैं आपको बता देती हूँ, बाईसाइकिल का बता दूंगी, एक स्टीयरिंग व्हील का बता दूंगी, एक जैक स्क्रू का, ठीक है। ये मैंने पहला एग्जांपल आपको दे दिया है, दूसरा एग्जांपल दे दो आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका स्टीयरिंग व्हील का, ये आपकी दो है, ये है ए, ये है बी। ये किस रोटेशन में चल रही है, आप मेरे को बता सकते हो? इस रोटेशन में चल रही है। ये इस तरफ से चल रही है, तो ये किस रोटेशन में चल रही है, बता सकता है कोई मेरे को? नहीं पता। हाँ, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस तरफ से चल रही है ऑब्जर्वर की तरफ, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर इस तरफ से नीचे, मैंने बताया था ऊपर से नीचे चलेगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, क्योंकि घड़ी जिस तरफ चलती है उधर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऊपर और इधर से नीचे से ऊपर आएगा तो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो फिर देखो, जब रोटेशन होता है व्हील का, ठीक है, कैसे वो चेंज हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ चेंज कैसे हो सकता है। या तो जो आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ लगा रहे हो, तो फिर आप उसको रिवर्स कर दो, इधर की तरफ कर दो फोर्स को, इधर, ठीक है, उसको आप रिवर्स कर दो फोर्स को, इधर लगाए हो तो फिर आप इधर फोर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स करके वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इस फिगर में देख लो जो मैंने आपको ये बनाई है, इसमें जो व्हील है वो क्लॉकवाइज मोमेंट पे, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स पे रोटेट हो रहा है व्हील, और सेम फोर्स इस पे भी अप्लाई हो रही है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। आ रहा है समझ में कुछ? देखो बेटा समझ लेना, क्योंकि इस बार बोर्ड है भाई, बोर्ड में मेरी परसेंटेज क्या बैठी थी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। जब मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं अपना फेस भी रिवील करूंगी और आपकी बोर्ड की परसेंटेज भी बताऊंगी अपनी, ठीक है। नाउ आते हैं हम बाईसाइकिल पे। बाईसाइकिल है, एग्जाम्पल ले लो, ये एक होता है छोटा वाला आगे से, एक होता है पीछे बड़ा, ठीक है। इस तरह से इधर एक चैन होती है, ये है आपका पैडल, फुट पैडल, ये है आपकी एक्सल, और ये है आपकी रेयर व्हील, ये भी आपकी एक्सल। नाउ बाईसाइकिल में जब आप रेयर व्हील को, ये वाला जो व्हील है, जब आप इसको टर्न करते हो तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? हाँ, फोर्स लगाने लग जाते हैं। आप किस किस डायरेक्शन में लगाते हो फोर्स? अब ऐसे उल्टा करके तो तुम घुमाते नहीं हो, हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट हमें वो फोर्स लगाती है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाईसाइकिल पे कौन सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
तो बेटा पहले सोच लेना, तुरंत ही यूँ नहीं कि भाई तुक्का मार दो एमसीक्यू का, ठीक है, सोच के करना, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो अलग से बनाना कि क्लॉक किस तरफ चलती है, ठीक है। तो फिर ये जो है क्यों, इधर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सिस जो व्हील का एक्सेल है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये जो आपकी चेन है, ये ना जो ये रेयर व्हील है, ये वाला रेयर व्हील जो है, ये जो है, ये इसको ज्वाइन कर देती है और बहुत स्मूथली जब हम पैडल को पुश करते हैं, कैसे जो पुश करते हैं ना, तो फिर क्या जो ज्वाइन हो जाता है, चेन पुल्स करती है आगे की तरफ, आफ्टरवर्ड्स द चेन पुल्स एंड देन द रियर व्हील ड्राइव्स एंड व्हेन द पैडल इज पुश्ड डाउन, ठीक है। नाउ कम्स ऑन जैक स्क्रू। जैक स्क्रू का मतलब तो पता ही होगा। गाड़ी ख़राब हो गई आपकी, ये रही आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, ठीक है, ख़राब हो गई। एक जैक स्क्रू आता है, टायर फट गया आपका, ठीक है, टायर हो गया, फट गया, तो फिर एक जैक स्क्रू आता है गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए। देखा होगा भाई, मेरे भी गाड़ी ख़राब हुई थी जब मैं शादी में जा रही थी भाई, वो मोमेंट ना मेरे को पता है बहुत बीती थी मेरे पे उस टाइम पे। तो फिर गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर इसको ऊपर करने के लिए आपका जैक स्क्रू मीन्स जो हैवी लोड के व्हीकल्स होते हैं उनको ऊपर करने के लिए, जिससे कि जो इसकी लॉन्ग आर्म इसके ऊपर की तरफ इस तरह से एक आर्म जाती है, इसको ना इसे ऐसे पैर से खींच के ऐसे ऊपर करते हैं, जिससे कि रोटेट होने में बहुत कम एफर्ट लग सके और जिससे कि वो जो भी आपका व्हीकल है उसको आराम से लोड कर सके। तो फिर जो मैंने जितने भी तीनों एग्जाम्पल पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए या नहीं, बस मेरे को आप एक बार बता दो। नहीं आए हो ना कमेंट में भी डाल दो, आपको जो समझ नहीं आया हो ना मैं आपको अब भी बता दूंगी, ठीक है। नाउ कंक्लूजन। इन एग्जाम्पल से क्या समझा हमने कि जो बॉडी का टर्निंग जो बॉडी रोटेट करती है ना, तो फिर बस एक सिंपल सी चीज़ समझी हमने कि जितना बड़ा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही कम आपका फोर्स होगा। क्या चीज़, फोर्स, उसी टर्निंग इफेक्ट को, उसी वाइस वर्सा को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ कम्स कपल। अब भाई वो कपल मत समझ लेना तुम, लड़की लड़के वाला, ठीक है ना, वो कपल मत समझ लेना, ठीक है। Couple is a single force alone does not cause rotation of a pivoted body. Actually, rotation is always produced in a pair of forces. ठीक है, तो जब पेयर ऑफ फोर्सेस रोटेशन करती हैं डेट इज कॉल्ड कपल। जहाँ पे नाम आ जाए ना पेयर का तो फिर वहाँ पे समझ जाना कपल। इन सब एग्जाम्पल्स में जो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बताए थे, जैक स्क्रू के, बाईसाइकिल के एंड जो डोर, ठीक है, तो फिर इन एग्जाम्पल्स में रोटेशन जो है वो बाहर की तरफ अप्लाइड होती है, ठीक है, मीन्स जो पाइवटेड पॉइंट होता है, जो बीच का पॉइंट होता है वो बाहर की तरफ अप्लाइड होती है, ठीक है। तो फिर जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है बट डायरेक्शन में वो एकदम अपोजिट होता है। तो फिर जो टॉर्क होता है रोटेशन का वो एकदम ज़ीरो होता है, मैंने आपको बताया था। तो फिर व्हाट इज कपल, जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है अभी कॉपी में। बस टू इक्वल एंड, या फिर जिसके पास बुक है ना वो इस पर टिक मार दो और स्टार लगा दो। टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन। नाउ आपके दो फोर्स हैं, एक तो इक्वल है और एक अपोजिट है, ठीक है, तो वो फोर्स पैरेलल जा रहे हैं, वो मतलब सेम लाइन पे नहीं जा रहे, कुछ पैरेलल जा रहे हैं, कुछ इक्वल है, कुछ अपोजिट जा रहे हैं। तो फिर जो इस तरीके के फोर्स जाते हैं सेम लाइन पे, जो नहीं जाते, जो पेयर बनाते हैं उन्हें कहते हैं कपल। कपल जब भी रोटेशन चाहिए होता है तो फिर कपल की ज़रूरत ली जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब हम डोर खोलते हैं तो फिर दो फोर्स लगती हैं। एक तो वो फोर्स लगती है जब हम डोर का हैंडल खोलते हैं ना, तो फिर कौन सी फोर्स लगती है, कोई मेरे को बता सकता है जब हम डोर का हैंडल खोलते हैं? अभी बताऊंगी, थोड़ी देर सब्र करो बेटा, ठीक है। एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंज। हिंज का मतलब जो ये होते हैं, देखो ये चीज़ होती है आपकी हिंज, देखा होगा सबने डोर के साइड में लगे होते हैं, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन हिंज पे लगती है। जब हम
हैंडल के डोर के हैंडल पे जो एक्सर्ट फोर्स करते हैं ना, वही इन हिंज पे भी वही सेम फोर्स एक्सर्ट होता है. समटाइम्स when we require a larger turning effect, then two forces equal in magnitude opposite in direction are applied on the, अरे क्या लिखा है, एक तो समझ में नहीं आ रहा, on the body explicitly such that both the forces turn the body in the same direction. इसमें कुछ करने का नहीं है. एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको कपल के. टू ओपन द नट ऑफ अ कार, नट ऑफ अ कार मीन्स जो इसका नट होता है. देखो स्क्रू लेते हो, रेंच लेते हो, रेंच से आप ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट घुसाते हो उस नट को, ऐसे खोलते हो तो फिर वो खुल जाता है. रेंच की हमें अपोजिट डायरेक्शन लगाते हो इस तरह से, इस तरह, हाँ ये इस तरह वाली डायरेक्शन लगाते हो तो फिर वो कार का रेंच खुल जाता है. ये वाला इससे खोलते हो ना आप कार के रेंच को, तो फिर इससे खुल जाता है. अब कुछ नहीं, ठीक है. मोमेंट ऑफ कपल आ गया फाइनली, द मोस्ट अवेटेड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अवेटेड थिंग आ चुकी है. तो बच्चों ध्यान लगा के पढ़ लेना. व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? इसको ना एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगी. पेज तो भर गया, दूसरा पेज. तो एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ. ये है आपका एक बार, इट इज़ अ बार, इट इज़ pivoted at point O, पॉइंट A पॉइंट B. फोर्स यहाँ से एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स यहाँ से भी एक्सर्ट हो रहा है. सो दिस इज द डिस्टेंस. ठीक है, इधर से डिस्टेंस लगता है. ठीक है, तो फिर ए बी एक बार है जो कि पॉइंट ओ पे पाइवटेड है. जो ए और बी के एंड्स है ना, जो इनके आखिरी कोने हैं, इन पे ना क्या हो रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है. उन दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है. देखिए एफ एफ, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, जिससे कि ए बी इक्वल टू हो जाता है आपके डिस्टेंस के. देखिए है ना, डी आ गया, ए बी डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है. ठीक है, और जब ए बी इक्वल हो गया डिस्टेंस के, इसे कहते हैं कपल आर्म. नाउ ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये ना ट्रांसलेशनल मोशन तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशनल मोशन सीधा होता है, बट ये तो रोटेट कर रही हैं. तो फिर एक कौन सा मोशन करेंगे प्रोड्यूस? रोटेटरी मोशन. क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट सम है ना, जो इनकी डायरेक्शन जा रही है, दैट इज जीरो. तो जब डायरेक्शन जीरो जा रही है तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रांसलेशनल मोशन कतई नहीं प्रोड्यूस कर सकती. तो फिर बार सेम डायरेक्शन में घूमता रहेगा. ठीक है, तो फिर जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक साथ एक कपल फॉर्म करेंगे, जो कि बार पे रोटेट करेगा पॉइंट ओ पे. ठीक है, तो फिर जो दोनों फोर्सेस हैं वो बार को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमवाएंगे. बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब पूछ सकता है कि जब आप साइकिल के पैडल को घुमाते हो तो फिर वो कौन से डायरेक्शन में घूमता है. क्लॉकवाइज मूवमेंट किस चीज़ में लिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव. और भाई ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स, अब और इन सब की क्या बोला है मैंने, डेफिनेशंस, इनके एग्जाम्पल्स, एंड लीनियर और रोटेशनल मोशन, एंड देन ऐसा यूनिट, एनएम, न्यूमेरिकल्स, ये सब आपको करने हैं. मैं अभी ना थोड़ी देर में जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कल परसों में मैं इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी. ठीक है, फिर इसके बाद मैं करूँगी इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड. ठीक है बेटा, अब आते हैं मोमेंट ऑफ कपल. नाउ देखो आपको एक चीज़ बता दो, मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड ए. अब इसे ना ध्यान लगा के सुन लेना जब मैं बता रही हूँ. जो फोर्स ए के एंड पे लग रही है वो कैसी है, कोई मेरे को बता सकता है? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज. यही तो पूछा जा सकता है. ये पूरे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें चले गए ना तो डिब्बा गोल है तुम्हारा. तो F इंटू ओ हो जाएगा. नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स F एट एंड बी,
हाँ ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा F इंटू ओ बी। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ कपल, डेट इज मोमेंट ऑफ कपल का मतलब दोनों फोर्सेस का मोमेंट। तो फिर क्या होगा वो F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। क्या हो जाएगा F इंटू, इसे कॉमन ले लेंगे और ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू F इंटू ए बी। क्या हो जाएगा F इंटू डी, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को ना एक बात बता दो कि ये डी कहाँ से आया। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें बात, तुम मेरे को बताओगे कमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया, अब तुमने ये नहीं बता पाए ना। हाँ मेरे को पता है डी डिस्टेंस है, मैं ये नहीं पूछ रही डी क्या है, डी आया कहाँ से, ओ बी ए क्यों नहीं आया, फिर डी क्यों आया, जल्दी बता दो कमेंट में, 2 मिनट में बता दो इसका आंसर, जल्दी 2 मिनट में, जल्दी। चलो तुम बताते रहना, टाइम इज मनी, एक मिनट भी गवाया नहीं जा सकता। नाउ मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला लिख लो, जल्दी बता रही हूँ। एदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू कपल परपेंडिकुलर फॉर्मूला आता है आपका मोमेंट ऑफ कपल का। मीन्स जो दोनों मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, जो दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस होती है, ए बी इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इट इज कॉल्ड कपल आर्म। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को भी आप मार्क कर लेना। We have read that when a single force acts on a body, it can produce translational motion. If the body is free to move or can produce rotational motion, if the body is pivoted or fixed at a point, but in certain circumstances it is possible for the body to preserve its state of rest or motion even when several forces are acting on it. For this to happen, the force must satisfy the following two conditions. भाई तो इसमें कुछ पढ़ने का था ही नहीं, मैंने क्यों पढ़ लिया, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ इसमें है पढ़ने का, देखो जब एक सिंगल फोर्स, बस एक फोर्स एक बॉडी पे जब होती है तो फिर वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये है, जब बॉल ऐसे है तो फिर ऐसे जाएगी तो फिर वो तो हाँ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगी, बट ऐसे है ऐसे जाएगी तो फिर वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगी। तो जब एक ही बंदा मोशन लगा रहा है तो फिर वो होगा आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। जब वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी तो मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन में जो बॉडी होती है वो मूव करने के लिए फ्री होती है, या फिर वो रोटेशनल मोशन में प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो आपकी बॉडी है वो पाइवेटेड है या फिर फिक्स्ड है एक पॉइंट पे, ठीक है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ उनमें क्या हो जाता है कि बॉडी के लिए ना स्टेट ऑफ रेस्ट प्रिजर्व करने बहुत मतलब पॉसिबल होता है कि एक बॉडी ना अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन प्रिजर्व कर सके जब बहुत सारे फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं। अब भैया कब हो सकता है, 2 कंडीशंस पे ये चीज़ होती है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज 0, so they do not change either the state of rest or of linear motion of the body. So इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो इन सारे फोर्सेस का निकल के आता है वो होता है 0। तो फिर ना तो ये अपनी रेस्ट की स्टेट चेंज करते ना अपना लीनियर मोशन भाई चेंज करते। भाई तुम एक बात बताओ मुझे, तुम एक सीट पे बैठे हो, ठीक है, तुमसे दूसरा बंदा कह रहा है भाई खिसक थोड़ा, तुम खिसक जाओगे, ठीक है, वो कहता है भाई और खिसक, भाई तुम बताओ तुम कुर्सी उठा के बाहर चल दोगे, इतने मज़े से बैठे हो तुम, फरमाइशी से तुम, तो फिर ये ना अपनी फोर्स 0 ही रहती है, इनकी अपनी रेस्ट पे रहते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। Now algebraic sum of moments of all the forces about the fixed point is 0, so they do not change the rotational state of the body. जो इन सारे मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है फिक्स्ड पॉइंट पे, तो इन सब मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, इसलिए वो बॉडी का रोटेशनल स्टेट चेंज नहीं करते। अब भाई इन्हें तो काम करते रहना है, बेचारे मजदूर हैं, अगर ये थोड़ी देर भी रुक गए तो फिर इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो फिर रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है 0, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, फिर उन्हें 0 हो जाएगी, इनके मालिक ने कह रखी है।
A body preserving its state, static or dynamic, in the presence of two or more forces said to be in equilibrium. हाँ, इसको अंडरलाइन कर लो. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? देखो लिखते जाना, जो हाईलाइट करा रही हूँ पहले बोल दिया था तुमसे शुरू में ही. आ बॉडी प्रिजर्विंग इट्स स्टेट, चाहे वो स्टैटिक है चाहे डायनेमिक है, और टू और मोर फैक्टर्स इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. Thus, when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in a state of equilibrium. तो फिर आप बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे, बहुत सारे अनगिनत फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, तो फिर वो ना कुछ चेंज नहीं होता, रेस्ट पे रहती है वो. भाई खली बाबा को देखा है, उसको तो हिला लो वो हिलेगा नहीं. ऐसे ये बॉडी है, ये हिलती नहीं है, रेस्ट पे ही रहती है, चाहे उस पर अनगिनत, चाहे वो लीनियर मोशन लगा रहा हो चाहे वो रोटेशनल मोशन हो. बट बॉडी ना, जब देखो सिंपल सी बात बोलूँ, बॉडी स्टेट, बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द, मतलब चाहे उस पर कितने भी फोर्स लग रहे हैं वो जब भी रेस्ट पे रहती है, तो दिस टर्म दिस state of equilibrium. Now kinds of equilibrium. Equilibrium is of two kinds, static equilibrium and dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium अब पढ़ेंगे. देखो बस एक पेज बच रहा है, चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा बेटा, अभी तो 1B भी बच रही है, इसलिए कह रही हूँ. देखो 40 मिनट हो गए, अब जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है. When a body remains in a state of rest under the influence of several forces, बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बॉडी जब भी ना हिल नहीं रही तो फिर उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम, बॉडी चलती जा रही है. डायनामिक देखो, स्टैटिक का तो मान लो भाई अमीर बंदा है, सोता रहता है अपना, कुछ काम नहीं करता, इसके फ्री में पैसे आते हैं, इसने शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, ठीक है, अब घाटा भी होता है, पापा है इसकी नेतागिरी में, तो फिर हो गया इसका काम. तो डायनामिक में बेचारा रोटेट करता रहता है बेचारा कि ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इसका ट्रांसलेशनल मोशन है, ज़ीरो इसका कमाई का पैसा हो जाएगा, तो फिर रुक तो सकता ही नहीं है ना. ना एग्जाम्पल, इस फिगर को देखो, ये बॉडी है, अगर इसको हम खींचेंगे इधर की तरफ से, लेफ्ट से या राइट से, तो दोनों ही तरफ इक्वल फोर्स लगेगी ना. ऐसा तो है नहीं इधर से कम लग जाएगी इधर से ज़्यादा, दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लगेगी सेम लाइन पर, ठीक है. बट बॉडी मूव नहीं करेगी. अब मेरे को कोई बताएगा क्यों मूव नहीं करेगी? हाँ, तुम भी ये कहोगे भाई दीदी क्या सवाल पूछ रही हो, जब एक बंदा यहाँ से खींच रहा है यहाँ से खींच रहा है तो वो मूव कैसे कर जाएगी? अगर एक बंदा यहाँ से खींच रहा होता तो चलो वो इधर मूव भी करती, या फिर वो ऐसे खींच रहा होता तो वो इधर भी मूव करती. बट जब दोनों सेम तरफ सेम जगह फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो तो भाई क्या बात करते हो ना. तो फिर आपको बस समझ में आ जाए, यही चाहती हो, ठीक है, क्योंकि इस बार बोर्ड है. अब भाई ये मत कह रहा दीदी तुम तो सबीना मैम की तरह हो. जानते हो सबीना मैम को? देखो जो पढ़ता है ना सेंट ट्रेसा अकेडमी में मोदी नगर वाले, मेरे को बता दो, क्योंकि मैं वहीं की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हिलती है? क्योंकि जिधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका रीज़न समझ लो, सिंपल सा, वो इक्वल एंड अपोजिट होती है. सेम लाइन, एकदम सेम लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं, और एक वो इक्वल अपोजिट होती है, जिससे कि ना वो बैलेंस नहीं कर पाती एक दूसरे को, जिससे कि बॉडी पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता ही नहीं है. हैंस बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नाउ मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ. बुक है. अब भाई मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया ना है, कहीं का दीदी क्या कबाड़ गुच्चड़ खाना बना रही है. टेबल पे पड़ी है एक, ऐसे ही मान लो, बोकुरे से मान लो टेबल, ये इसके दो पैर, तो फिर ये जो बुक पड़ी है टेबल पे, इसका जो बुक का वो है, क्या कहते हैं, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, जो बुक पड़ी है, जो ये नीचे फोर्स लगा रही है इस तरह से, तो फिर ये जो बुक है, ये जो फोर्स लगा रही है टेबल पे जो पड़ी है, तो फिर कुछ तो फोर्स लगा रही होगी जब ये नीचे पड़ी है, तो फिर ये जो फोर्स लगा रही है और जो टेबल वर्टिकली फोर्स लगाती है, वो फोर्स ना इक्वल एंड अपोजिट होता है. मीन्स इन दोनों का फोर्स ना इक्वल होता है, ठीक है. तो जो बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है.
अब आते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडरलाइन कर लेते हैं। When a body is remains in the same state of motion, that is translational rotational, under the influence of several forces, the body is said to be in dynamic equilibrium. अब मैंने आपको बता दिया, इस एग्जाम्पल से आप समझ लो। स्टेटिक तो बेटा अमीर है, अमीर बंदा है, अपनी जगह से खिसकता भी नहीं है, काम करने के लिए रिमेन्स एट रेस्ट करता रहता है। डायनामिक, उस बेचारे को तो सेम स्टेट ऑफ मोशन उसकी चलती रहती है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी फोर्स आए ना, वो चलता रहता है मीन्स ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल्स, अ रेन ड्रॉप रीचेज द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ द बुओयंट फोर्स एंड द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कोसिटी of air, thus the net force on the drop is zero, so it falls down with a constant velocity. अब बारिश की बूंद है, वो अर्थ सरफेस पे गिर रही है, तो फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही तो गिरेगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो ड्रॉप गिर रही है उसका वेट कितना होगा? नहीं पता। जो उसकी बुएंट फोर्स होती है ना, उसके इक्वल होता है वो हमेशा, ठीक है। तो फिर अब आप बोलोगे दीदी बुएंट फोर्स तो ज़ीरो होता है हमेशा। हाँ बेटा, वो भी रेन ड्रॉप जीरो ही होते हैं। देखो, नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज जीरो, सो इट फॉल्स डाउन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ एरोप्लेन, एन एरोप्लेन मूव्स एट अ कांस्टेंट हाइट व्हेन अपवर्ड लिफ्ट ऑन इट बैलेंसेस इट्स वेट डाउनवर्ड्स, ठीक है। एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पे मूव करता है जब वो ऊपर जाता है, और डाउनवर्ड्स वो अपने फिर से उसी वेलोसिटी पे आ जाता है, ठीक है। Now conditions for equilibrium, important topic. इन एग्जाम्पल से हमने क्या, हम सेटिस्फाइड हो गए थे कि हाँ भाई इन उसमें इक्विलिब्रियम। अब देखो, मैं भी थकती जा रही हूँ, तुम भी थकते जा रहे हो, वन भी कल करेंगे, ठीक है। आधा पेज बच रहा है बस इसके बाद, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो. The algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be zero. तो फिर जो जितने भी फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे वो ज़ीरो होनी चाहिए। जो मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है फोर्सेस का पॉइंट पे रोटेशन का, वो भी ज़ीरो ही होना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये रहा, इसे ही पढ़ लो बस। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स of in equilibrium, sum of anti-clockwise movements is equal to sum of clockwise movements. तो जो इक्विलिब्रियम में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है वो क्या स्टेट करता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम होता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट्स के सम के इक्वल होता है। मोमेंट्स के प्रिंसिपल है आपके फिजिकल बैलेंस मींस बीम बैलेंस, ठीक है। तो आपका चैप्टर अब हो चुका है पूरा। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इनको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। देखो, मैं आपको कल करा दूंगी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं बाद में, बाय टाटा। और देखो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, तो फिर